मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और टैली का सबसे पहला टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड टैली लेकर आया हूँ। माई सेल्फ CA प्रदीप मक्कड़। मैं CA प्रदीप मक्कड़ एजू होम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये ट्रेनिंग आपको देने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टैली, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड में हमें हर चीज़ प्रैक्टिकली करनी है। अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को करने के लिए और टैली को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ आप ये फर्स्ट टॉपिक को बड़े ही सीरियसली और ध्यान से करिएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके हाथ में कॉपी, पेन और आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप, नहीं तो मोबाइल आपके पास ज़रूर हो, ताकि आप लोग इस ट्रेनिंग को अच्छी तरह से ले पाएँ। मैं क्योंकि इस ट्रेनिंग को 1998 से दे रहा हूँ, 22 इयर्स हो चुके हैं मुझे इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स और एजुकेशन की लाइन में काम करते हुए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आपके साथ बड़े ही कोर ऑफ माई हार्ट, बिल्कुल दिल के हर कोने से शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ लगे। आपके हर डाउट को मैं वेलकम करूँगा। कोई भी डाउट आपको कभी भी आता है तो आप हमें एजू होम इंस्टीट्यूट में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिज़िकली, चाहे ऑनलाइन, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू। हमारे कई सोर्सेज हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स दिए होंगे, तो किसी ना किसी तरह से आप हमारे तक बड़े आराम से पहुंच के अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे सारी बेसिक टर्म्स को, जो भी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और टैली करते हुए हमारे पास टाइम बाय टाइम आएंगी, जिसमें मेरी स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। कॉमर्स से लेकर हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ तक कई टॉपिक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी जब मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ आपको, तो मेरा ये विज़न रहता है कि मैं आपको जो भी समझाऊँ वो लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊँ। लेमैन का मतलब होता है एक आम आदमी। एक आम आदमी को जिस तरह से इस चीज़ की समझ लग सकती है उसी तरह समझाऊँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आप लोग नॉन मेडिकल, आर्ट्स या फिर किसी ऐसी बैकग्राउंड से आए हो जिसका कॉमर्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं आपको आज ये टॉपिक्स करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको टॉपिक समझ लगें तो उसके लिए ये मेरा थैंक्स होगा, गॉड को, भगवान को थैंक्स होगा। तो उसी को माइंड में रखते हुए सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है, इट्स कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या चीज़ होती है ये अब हम समझेंगे। कॉमर्स को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में बड़ा एक सिंपल विज़न आता है कि +1 में बच्चे कॉमर्स करते हैं, तो वो सुनने में आप लोगों के आता रहता है कि +1 में 4 स्ट्रीम्स होती हैं नॉर्मली जो सुनने में आती हैं, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। तो 4 स्ट्रीम्स नॉर्मली सुनने में आती हैं। तो वो जो कॉमर्स वर्ड आप लोगों का तब आपको सुनने में आता है, उसी वर्ड को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने बड़े ही सिंपल वर्ड्स में और बड़ी ही थोड़ी सी लाइनों में आपको समझाने की कोशिश करी है। कॉमर्स डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना और बेचना। अब गुड्स क्या चीज़ है पहले ये समझना पड़ेगा, सामान क्या चीज़ है पहले ये समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं गुड्स की, तो व्यापार में, बिजनेस में हम लोग ये कहते हैं कि जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं, जिन चीज़ों को हम खरीदते और बेचते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, फ़ायदे के लिए, तो वो जो चीज़ें हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो जो सामान हम खरीदते हैं वो बेचते हैं, उसको बिज़नेस की लैंग्वेज में गुड्स कहा जाता है, व्यापार की लैंग्वेज में उसको गुड्स कहा जाता है। तो उसी चीज़ को आज हम याद रखेंगे आज से कि जब भी हमें गुड्स वर्ड यूज़ किया जाएगा कहीं पर भी, तो हमें उसका मीनिंग यही लेना है कि ये वो चीज़ें हैं, वो आइटम्स हैं जिनको हम अपने बिज़नेस में परचेज़ और सेल कर रहे हैं, जिसका बिज़नेस हम कर रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है,
तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक की गुड्स को बेचता और ख़रीदता है। जो फर्नीचर की दुकान वाला है उसके लिए फर्नीचर गुड्स हैं, और जो आपका कोई करियाने की शॉप वाला है उसके लिए करियाने का जो सामान है वो सब उसके लिए गुड्स हैं। तो उन गुड्स को जब हम बेचते हैं, ख़रीदते हैं, उससे रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसको कॉमर्स में लिया जाता है, उसको कॉमर्स कहा जाता है। इसकी शुरुआत आज से हज़ारों साल पहले जब लोगों ने व्यापार को बड़े लेवल पे करने का सोचा तो उस टाइम पर इसका नाम कॉमर्स, वाणिज्य रखा गया। हिंदी में इसको वाणिज्य कहते हैं। इसको शुरू करने के टाइम पर हम लोग बार्टर सिस्टम में थे, जब हम गुड्स का आदान प्रदान करते थे, कमोडिटीज़ को लेते और देते थे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड का मतलब होता है वो आइटम जो तैयार होकर हमारे सामने आती है। जैसे अगर हम कपड़े से शर्ट बनाते हैं तो जो शर्ट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और जो कपड़ा है वो क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, कच्चा माल। आपको पता है पेट्रोल कैसे बनता है? इसके लिए सबसे पहले क्रूड ऑयल आता है। तो क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा माल, कच्चा तेल। वो कच्चे माल को प्रोसेस करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है। तो डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो याद रखना है, अकाउंट्स के अंदर हम हमेशा, बिजनेस के अंदर हम हमेशा जो तैयार माल है उसको क्या कहेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब देखो, आप लोगों ने सिर्फ अभी 2 लाइनें पढ़ी हैं। 2 लाइनों में ही आपको गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपको कॉमर्स का मीनिंग भी क्लियर हो गया है। अब हम कॉमर्स की आगे ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स में क्या क्या कवर होता है? कॉमर्स कॉम्बिनेशन है किसका? व्यापार का, ट्रेड का और एड्स टू ट्रेड का। तो ट्रेड क्या होता है और एड्स टू ट्रेड क्या होता है? आओ अब हम ये जानेंगे कि ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले चलो अभी हम देखते हैं ट्रेड क्या है। व्यापार, ट्रेड का सिंपल मतलब व्यापार। डेफिनेशन बड़ी सिंपल और सोबर वर्ड्स में लिखी गई है। द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब समझ लग गया था ना? परचेज करना और प्रोक्यूर करना। किसको? प्रोक्यूर का मतलब लेना। किसको? गुड्स को। साथ में एक और नया वर्ड अब आ गया। मैं धीरे धीरे वर्ड्स ऐड करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे आपके लिए डेफिनेशंस और ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लगता जाए। अभी नेक्स्ट वर्ड आ गया सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या चीज़ है? जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो आपको टेलीफोन एक्स वालों का याद आनी चाहिए, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की याद आनी चाहिए, जो आपको मोबाइल सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि मोबाइल में आप लोग कोई सामान नहीं लेते, बट यू आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम मोबाइल कंपनीज। मोबाइल कंपनी से आप सर्विसेज लेते हो। देन अगर हम बात करें एडवोकेट से, तो एडवोकेट से भी आप सर्विसेज लेते हो। मतलब आप कोई गुड्स जहाँ से नहीं लेते, कोई सामान नहीं लेते, इंस्टेड आप उससे कोई उसकी सर्विस ले लेते हो, तो उसको हम सर्विस कहते हैं। तो व्यापार में चाहे आप सर्विसेज ले रहे हो चाहे आप गुड्स ले रहे हो, दोनों को लिया जाता है। चलो अभी प्रोसेस ऑफ परचेजिंग और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्या है? सेलिंग देम टू दोज हु नीड देम। किसको बेचना? जिसको उसकी ज़रूरत है। मतलब जो भी हमारे पास सेल माल लेने के लिए आएगा, गुड्स लेने के लिए आएगा, वो तो वही पर्सन होगा जिसको उसकी ज़रूरत है। तो अगर वो लेने के लिए आ ही गया तो उसको आप बेचोगे, सेल करोगे, अपने पैसे लेके सामान दे दोगे। तो जो सामान दे रहे हो उसको, पूरे प्रोसेस को, परचेज करने को, प्रोक्यूर करने को और सेल करने को क्या कहा जाता है? व्यापार, दैट इज़ ट्रेड। चलो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स की दूसरी जो हमारी ब्रांच है, मीनिंग है, जो दूसरा वर्ड जो है जिसको हमने कॉम्बिनेशन में बोला था, एड्स टू ट्रेड। एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स का मतलब होता है जो हेल्प करते हैं। तो एड्स टू ट्रेड, ट्रेड में हेल्प करने वाले। व्यापार अकेला नहीं हो सकता। अगर हम ध्यान दें कि हम लोग सामान खरीदते हैं या बेचते हैं गुड्स को, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? इट इज़ नॉट ईजी टू डू इट। उसके लिए अगर आप देखो कि हमें पैसा चाहिए होता है, वी नीड फंड्स, हमें पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें कुछ किसी ना किसी की सर्विस चाहिए। तो वो सारा कुछ बैंकिंग सेक्टर है, हमारे पास बैंक्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। देन गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, जो रेलवे है जो हमारी गुड्स को ट्रांसफ़र करती है, या जो भी वो सारे ट्रांसपोर्टेशन
गुड्स को रखने के लिए, संभालने के लिए हमें वेयर हाउस फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वेयर हाउस भी एड्स टू ट्रेड का पार्ट माने जाते हैं। बैंकिंग है, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, और इसी तरह एक और है इंश्योरेंस, जो हमारी गुड्स को सिक्योर करती है कि अगर लॉस हो गया तो वो बिजनेस को नहीं होगा, वो कंपनी टेक ओवर कर लेगी, उस लॉस को वो बेयर कर लेंगे। तो ये सारे लोग जो हमें माल को परचेज करने में और सेल करने में हेल्प कर रहे हैं, ये सारे लोग हमारे लिए एडीज टू ट्रेड हैं। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करेंगे एसेट्स की। जब भी हमारे पास बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस की एक राइट हैंड कह सकते हो या बिजनेस का एक मेन पार्ट कह सकते हो एसेट्स। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बहुत बार सुनते हैं। एसेट का क्या मतलब होता है? एनीथिंग ओन्ड बाय इज अवर एसेट। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू है और जिसको हमने ओन्ड किया हो, जिसकी मलकियत हमारे पास है, ओनरशिप हमारे पास। हम कौन? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? आ गया ना नया वर्ड? वर्ड में से वर्ड निकल के आ रहे हैं, वर्ड में से वर्ड निकल के आ रहे हैं। एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस को एंटरप्राइज भी कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे एयरटेल है, ये एक कंपनी है, इसको कहा जाएगा इट्स एन एंटरप्राइज, ये एक एंटरप्राइज है। कंपनी भी उसी का नाम है, एंटरप्राइज भी उसको कह देते हैं, मतलब एक उसके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, ये कह सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन भी उसे कह देते हैं। तो एंटरप्राइज या बिजनेस ने जिसको ओन्ड किया हुआ है और जिसकी कोई वैल्यू है, अगर हमने ओन्ड तो किया हुआ बट उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो तो कोई एसेट नहीं है। एसेट वही है जिसको हमने ओन्ड किया हुआ है और जिसकी वैल्यू है। इसमें कुछ टेंजिबल आते हैं और कुछ इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। अभी लिखा हुआ है दे कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो वो क्या होते हैं? वो राइट्स होते हैं। वो गुड्स नहीं होती, वो क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। तो इनटेंजिबल और टेंजिबल दो पार्ट्स इसमें कवर होते हैं। क्लियर है आपको? अब टेंजिबल की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैश है जिसको हम टच कर सकते हैं, चेक्स हैं, बैंक का बैलेंस जिसे हम चेक, इन्वेंट्री है मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? स्टॉक को। कुछ भी सामान जो हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें हम डील कर रहे हैं तो उसको इन्वेंट्री कह दिया जाता है। मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब हमारा टेंजिबल है। और इनटेंजिबल में पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है। अभी क्वेरी आ गई ना? मन में क्वेरी आई? क्या क्वेरी आई कि ये पेटेंट क्या होता है भाई? हमने तो कभी पेटेंट सुना ही नहीं नाम। साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करके डिस्कवर करते हैं उसको जब वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उसको पेटेंट कहा जाता है। हमेशा याद रखना कि पेटेंट एक पर्सन द्वारा की गई डिस्कवरी है या एक कंपनी द्वारा की गई डिस्कवरी है जिसको उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। ये एक रिसर्च होती है। और कॉपीराइट याद रखो, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, जितनी भी आप किताबें पढ़ते हो, ये सारी बुक्स जिस पर्सन ने लिखी होती हैं उसका इस पर कॉपीराइट होता है। वो रजिस्टर्ड करवा लेता है जाके, तो उसको कॉपीराइट मिल जाता है कि ये किसी और पर्सन उसको टेक ओवर ना कर जाए, उसको बेच ना सके। ट्रेडमार्क की बात आती है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? अभी जैसे एजू होम इंस्टीट्यूट है, ये एक ट्रेडमार्क है कि जो ब्रांड नेम है हमारा जिसको दूसरा पर्सन नहीं यूज़ कर सकता। एयरटेल एक ट्रेडमार्क है, हीरो एक ट्रेडमार्क है, हीरो साइकिल्स वालों का। तो इस तरह से लोग अपना अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, वो नाम, ताकि दूसरे लोग यूज़ ना कर पाएँ, तो उसको ट्रेडमार्क कह दिया जाता है। ये चीज़ें रजिस्टर्ड कहाँ होती हैं? ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं। इसकी भी आप हमसे नॉलेज ले सकते हो। हम एजू होम इंस्टीट्यूट में इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं कि ये रजिस्टर्ड कैसे होती हैं, कब रजिस्टर्ड होती है, प्रोसीजर क्या है, चार्जेस क्या है। तो वी सपोर्ट एवरीथिंग, देयर इज नो वरी। आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करोगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गुडविल की बात कर लेते हैं। अब गुडविल क्या है आपके सामने ही है, लास्ट वर्ड गुडविल। अब गुडविल आप सभी को पता है, हम लोग नॉर्मली भी नाम यूज़ करते हैं, मेरी यार बड़ी गुडविल है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गेस्चर, मतलब हमारा नाम, हमारे प्रोडक्ट के साथ हमारा नाम जुड़ा होता है। जैसे अगर आप ध्यान दो, हीरो साइकिल्स में, हीरो साइकिल की एक मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है। तो गुडविल को भी वैल्यूड किया जाता है, उसको भी वैल्यू करके हम लोग उसकी भी वैल्यूएशन करके उसको भी अपना एसेट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। क्लियर है? चलो अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया? ध्यान दो, कॉमर्स से शुरू किया, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड होते हुए हम एसेट्स तक पहुंच गए। बीच में रास्ते में कई हमने नाम याद कर लिए। अगर आप ध्यान दो, हम लोगों ने
कॉमर्स में गुड्स को समझा, सर्विसेज को समझ लिया हमने, हमने प्रोक्यूरमेंट का मीनिंग समझ लिया, हमने हर तरह से छोटे वर्ड्स का, एंटरप्राइज का मीनिंग समझा। ऐसे हमने जितने वर्ड्स आए सभी का मीनिंग हम समझते जा रहे हैं। तो जिसका मीनिंग आपको समझ लगता है, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, तो नोट डाउन जरूर करो। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, पंजाबी में करो, वट एवर लैंग्वेज इज सुइटेबल टू यू डू इट। क्योंकि पढ़ाया एक बार जाता है और यूज़ बार बार होता है। अगर आप बार बार यूज़ करना चाहते हो, अपनी कॉपी पेन लेके लिख लो। तो चलो, अभी एसेट का बिल्कुल उल्टा रिवर्स होता है लाइबिलिटीज़। जब बात आती है लाइबिलिटीज़ की, तो हमारे माइंड में इसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल वर्ड्स में क्लियर हो सकता है अगर हम करना चाहें। कि जैसे हमने कुछ भी ओन किया है वो हमारा एसेट है, तो अगर हमने किसी को कुछ पे करना है, कोई हमने किसी को पैसे देने हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। एनी अमाउंट विच इज़ पेबल बाय द बिजनेसमैन, जो भी पैसे बिजनेसमैन ने देने हैं। ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट का मतलब क्या होता है, जो रनिंग ईयर है, जिस साल में हम काम कर रहे हैं। और इन फ्यूचर ईयर्स, चाहे अभी नहीं पे करने, बाद में पे करने हैं, 2 साल के बाद पे करने हैं, 4 साल के बाद पे करने, कभी भी पे करने हैं, नो प्रॉब्लम, जब मर्जी पे करने हो। अगर पता है कि पे करने हैं, कंफर्म्ड है पे करने हैं, तो पे करने हैं, तो वो सब हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोचें, तो हमारे पास मान लो हमने शर्ट परचेज करी ए से, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। अकाउंट्स में हमेशा याद रखो, क्रेडिट का मतलब उधार है, कि अगर हमने उधार पे कोई सामान खरीदा या बेचा तो उसको क्रेडिट वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए से शर्ट्स परचेज कर ली, वो भी उधार पे। तो जब हमने शर्ट्स परचेज करी तो उसके पैसे भी तो देने हैं। कब देने हैं इसकी पॉइंट नहीं मैं डिस्कस कर रहा, चाहे कल देने हैं, चाहे महीने के बाद देने हैं, चाहे 6 महीने के बाद देने हैं, देने तो है ना। सो इट्स माई लाइबिलिटी। किसको देने हैं, ए को देने हैं, सो दिस इज माई लाइबिलिटी टू ए। क्लियर है, समझ लगा, मजा आया। चलो अभी चलते हैं आगे। आगे मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू में इसको इसलिए नहीं डिस्कस कर पाए क्योंकि हर चीज का टाइम होता है, कब, कैसे और क्यों, ये बातें हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बिजनेस को शुरू करने का पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है, जिसे कहा जाता है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या चीज है, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एनी पर्सन दैट इज ओनर, प्रोपाइटर, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब सिंपल है, इतना टेक्निकल क्यों पढ़ना है, सिंपल पढ़ो, सिंपल समझो कि कोई भी बिजनेसमैन जब काम शुरू करता है तो कुछ पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है काम को शुरू करने के लिए। चाहे उससे वो अपनी शॉप परचेज करता है, चाहे उससे वो फर्नीचर बनाए, चाहे उसे वो सामान गुड्स को परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करे, चाहे किसी भी रूप में बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए इन्वेस्ट करे, किसी भी रूप में। मतलब जो शुरू में टोटल पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, उसे कैपिटल कहा जाता है। ये ओनर बिजनेस को देता है। तो ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, हमेशा याद रखो। क्योंकि अगर 4 बंदे मिलके बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो 4 ओनर हो गए, और बिजनेस तो एक एंटिटी है, अलग एक बिजनेस तो एक ही एंटिटी है। अगर बिजनेस एक ही एंटिटी है तो हमें उस केस में हमेशा याद रखना है कि बिजनेस अलग है। बिजनेसमैन तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। कंपनियों के केस में तो लाखों बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी के हजारों लाखों मालिक होते हैं। अब रिलायंस के कितने मालिक हैं, जिसके पास भी रिलायंस के शेयर हैं, अब वो तो लाखों लोगों के पास है। तो इसका मतलब लगी समझ, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग उसके ओनर हैं, लेकिन कंपनी कितनी है, एक। तो बिजनेस एक ही होता है, उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिनका पैसा लगता है, वो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, वो ओनर्स हो जाते हैं, और जिसमें पैसा लगाया गया वो बिजनेस हो गया, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसे पूंजी कहा जाता है। और पूंजी मतलब कैपिटल। क्लियर है? अब देखो बिजनेस में पैसा लगा दिया हमने, इसको
एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर लाइबिलिटी। इनर है तो ये भी हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन तो अलग है। जिन्होंने लगाया पैसा उन्होंने तो पैसा वापस भी लेना है, आज नहीं तो कल। तो जब वो पैसा वापस लेने आएंगे तो कब लेंगे? ऑब्वियसली जब बिजनेस बंद होगा या बीच में से कुछ निकलवा लेंगे जब जरूरत पड़ेगी उनको। वो जो पैसा उन्होंने लगाया है वो बिजनेस ने तो देना ही है उनको वापस। तो एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन, बिजनेस के द्वारा जो भी अमाउंट पेएबल है वो क्या होती है? दैट इज लाइबिलिटी। तो इट इज अ लाइबिलिटी, बट इट इज अ इनर लाइबिलिटी, क्योंकि ये अपने बंदों की लाइबिलिटी है, ओनर की लाइबिलिटी है, ओनर ने पैसे लेने हैं हमसे, तो इसलिए हमने ओनर को पैसे देने हैं, ये इनर लाइबिलिटी है। अगर हमने लोगों को, बाहर वालों को किसी को पैसे देने हो तो वो आउटसाइडर लाइबिलिटी हो जाएगी। तभी कैपिटल को डिफाइन करने के टाइम पर हम कहते हैं कि हमारे पास जितने एसेट्स हैं सबको ऐड कर लो, क्योंकि जो भी पैसा हमारे पास बिजनेस में लगा होता है वो क्या होता है, चाहे हमने कुछ एसेट्स परचेज करे हैं लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चाहे हमारे पास कैश पड़ा है, बैंक पड़ा है, चाहे जो कुछ भी हमारे पास पड़ा है, वो टोटल सारे एसेट्स को ऐड कर लो। उसमें से अगर आपने जो पैसे लोगों को देने हैं, बाहर वाले लोगों को देने हैं, बैंक को पैसे देने हैं, किसी और को पैसे देने हैं, जिससे भी आपने उधार पैसे लिए हैं या जिससे सामान परचेज किया हुआ है उसको पैसे देने होंगे, तो वो सारे पैसे जो आपने पे करने हैं लोगों को वो माइनस कर दो। बचेगा क्या? इनर लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल। अगर हम इनर और आउटर दोनों को ऐड कर दें तो वो एसेट्स के बराबर ही हो जाती हैं। ये हमें आगे जाके डिटेल में समझ लग जाएगा, इसको कितना टेक्निकली समझने की जरूरत अभी नहीं है। कैपिटल में मजा आया होगा, कैपिटल में तो हम काफी डीप चले गए थे। चलो बाहर आ जाओ, वापिस आ जाओ। अब सिंपल सी बात करते हैं। जब ओनर ने, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको क्या कहा? कैपिटल। अब उसको तो पैसे की जरूरत भी पड़ जाती है, घर का खर्चा भी तो करना है। तो घर का खर्चा करने के लिए, अपने किसी भी पर्सनल यूज के लिए अगर वो पैसे निकाल लेता है, बिजनेस से पैसे ले लेता है वापस, तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे ड्रॉ करना, पैसे निकलवाना, मतलब ड्रॉइंग्स। एनी अमाउंट विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन आउट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। ये कौन से पैसे हो सकते हैं? जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो, या फिर वो भी हो सकते हैं जो आपने पैसे कमाए, क्योंकि हम पैसा लगाएंगे कमाने के लिए तो हमें प्रॉफिट भी तो होगा, तो उसको निकालने का तो पूरा हक है मेरे पास। ऐसे तो कैपिटल भी ओनर के ही पैसे हैं तो वो ले सकता है वापस। तो बिजनेसमैन, ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाएगा तो उसको ड्राइंग्स कहा जाएगा। अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर दे, बच्चे को बाइक लेके दे दे, पर्सनल यूज के लिए कार परचेज कर ले, वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट कर दे, कुछ भी कर ले, सब ड्राइंग्स हैं। क्लियर हुआ? चलो, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, पैसे आने की बहुत बातें करी, थोड़ा जाने की भी बात कर लें, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाती है, नहीं तो बोरिंग चलती रहती स्टडी। अभी हम लोग बात कर रहे थे पैसे लगाने की, इन्वेस्ट करने की, लायबिलिटीज की। अब हम बात करते हैं कि कई बार हमारे पैसे लोग वापस नहीं करते। मैंने कई लोगों से पैसे लेने, उन्होंने पैसे वापस नहीं करे। तो जो लोग मेरे पैसे वापस नहीं करते, किताबों में से बुरे आदमी कहते हैं। बुरे आदमी का मतलब बैड डेट्स, बुरे डेट्स। ये लोग दिवालिया हो जाते हैं। व्हेन ए पर्सन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम मे बिकम इरिकवरेबल। कोई बंदा दिवालिया हो जाए जिससे आपने पैसे लेने हैं, तो वो जो पर्सन दिवालिया हो गया है वो आपको पैसे पूरे नहीं देगा या आधे पे पैसे नहीं देगा, कुछ ना कुछ पैसे आपके नहीं पे करेगा। तो जो पैसे वो पे नहीं कर रहा वो बैड डेट्स के रूप में कवर होंगे। क्लियर है? चलो अभी बात करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड की। कई बार ऐसे लोग बाद में पैसे दे भी देते हैं, कई ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। जब नहीं थे पैसे उसने नहीं दिए, पर कई सालों के बाद वो हमारे पास आया और याद दिला रहा है, कहता सर मैंने 3 साल पहले आपको पैसे देने थे, तब मेरे पास नहीं थे, आज मेरे पास आ गए हैं तो ले लो प्लीज़। अभी एक अच्छा बंदा है, पैसे देने आया, हम ले लेंगे।
तो बिजनेस को पैसे आ रहे हैं तो बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो उसको कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारी इनकम हो जाएगी। क्लियर है? समय लग रहा है ना सारा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी हम लोग बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स को अच्छी तरह समझना, डेटर्स को समझ के हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एनी पर्सन फ्रॉम विच एनी अमाउंट इज रिसीव्ड इज कॉल्ड डेटर। मतलब क्या है, सोचो। मतलब बड़ा सिंपल है, वो पर्सन जिससे हमने पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर है। मैंने किसी को सामान पर बेच दिया, मान लो हमने उसको 500 शर्ट्स बेच दी, बी को 5000 रुपीज़ में सेल कर दी। किस पे बेची है? उधार पे बेची है, मतलब पैसे अभी नहीं आए। नाउ वी हैव टू रिसीव द पेमेंट। तो हम उसे अपनी किताबों में डेटर के रूप में, मतलब ये डेटर्स एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे पास अकाउंट्स में नॉर्मली आता रहेगा, हर जगह पर आएगा, बिजनेस में बार बार आएगा, तो हम लोग इसको डेटर के नाम से जानेंगे। क्लियर है ये? चलो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। लो जी, आ गया नेक्स्ट आपके पास एक और, क्रेडिटर। डेटर का बिल्कुल उल्टा। अब क्रेडिटर का मतलब क्या है? एनी पर्सन टू हुम एनी अमाउंट इज पेबल इज कॉल्ड क्रेडिटर। वो पर्सन जिसको हमने कोई पैसे देने हैं, अब जिससे लेने हैं वो डेटर है, जिसको देने हैं वो क्रेडिटर है। दोबारा सुनो, मैं माल सेल करता हूं तो पैसे लेने होते हैं ना, तो किसी से पैसे लेने हैं तो वो क्या है? डेटर। और मैं माल परचेज करता हूं, सामान परचेज कर लेता हूं किससे? अब मैंने सामान परचेज कर लिया तो मैंने उसको पैसे देने हैं, अभी नहीं दिए, मैं कह रहा हूं 1 मंथ के बाद देंगे, 2 मंथ्स के बाद दे देंगे, 3 मंथ्स के बाद दे देंगे। तो जो पैसे देने हैं उतनी देर तक उसको क्या माना जाएगा? उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर कहा जाता है। समझ लगा डेटर और क्रेडिटर का फर्क? एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो एक पर्सन है सी, उससे हमने 5000 रुपीज़ का क्लोथ परचेज कर लिया, कपड़ा, रॉ मटेरियल। अगर हमने शर्ट्स बनानी है तो ये रॉ मटेरियल है ना, तो वो हमने परचेज कर लिया। अब इसको हमने ये पैसे वापस करने हैं, वापस महीने के बाद करेंगे, 2 महीने, जब तक वापस नहीं करते तब तक वो मेरा क्या है? क्रेडिटर। सिंपल एंड सोबर। इज इट क्लियर? चलो अब बात करते हैं परचेज की। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज हम लोगों ने जब से शुरू किया है आज प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को, तब से बीच में बार बार परचेज 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 आ रहा है वर्ड। मैंने नहीं समझाया क्योंकि ये तो आपको पता ही है, परचेज का मतलब खरीदना। अभी क्यों बता रहा हूं? अब मैं अकाउंटिंग की भाषा में बताने जा रहा हूं परचेज का क्या मतलब होता है। बिजनेस की भाषा में भी परचेज का मतलब खरीदना ही होता है, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग बात कर रहे थे गुड्स की। एक याद है जब हमने सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन को समझा था? गुड्स क्या होता है? वो चीज़ें जिनका हम व्यापार कर रहे हैं, वो आइटम्स जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? जिन चीज़ों का हम व्यापार करते हैं, जिन आइटम्स का हम व्यापार करते हैं, मतलब गुड्स हैं जो हमारी, इनको हम गुड्स के नाम से सिर्फ बातचीत करने के टाइम पर यूज़ करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हम कोई गुड्स का अकाउंट नहीं ओपन करते। हम अकाउंटिंग में गुड्स को परचेज हेड के अंडर रखते हैं जब हम उसको परचेज करते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो सेल हेड के अंडर रख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो, आर्टिकल विच इज परचेज्ड बाय द बिजनेसमैन। वो आइटम्स जिनको बिजनेसमैन ने परचेज किया फॉर द पर्पज ऑफ सेल, किसके लिए? बेचने के लिए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ओकेजनली नहीं बेच रहा मैं बिजनेस में। जैसे अब मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो मैंने बिल्डिंग बेच दी बिजनेस तो मेरा किस चीज का है? फर्नीचर का। तो फर्नीचर परचेज करने पे परचेज अकाउंट के अंडर फर्नीचर को डाला जाएगा। जब भी मैं फर्नीचर परचेज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैं कहूंगा मैंने परचेज किया। फर्नीचर वर्ड ही खा जाऊंगा मैं, उसको बोलूंगा ही नहीं। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन बिल्डिंग परचेज करता है,
तो बिल्डिंग क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स में तो नहीं बेचता, ऑर्डिनरी कोर्स में तो नहीं खरीदता, उसका रूटीन तो नहीं है, ना ही उसने उसको बेचने के लिए खरीदा है, उसने उसमें रहने के लिए या काम करने के लिए परचेज किया होगा। तो वो जो बिल्डिंग है उसको परचेज अकाउंट में नहीं लिया जाएगा, उसके लिए अलग अकाउंट ओपन किया जाता है। हमने गुड्स को भी अब खत्म कर दिया, अगर आप ध्यान दो, गुड्स सिर्फ भाषा थी। अब सही मायने में जब भी हम सामान परचेज करेंगे जिसको हमने बेचना है, तो उसको अकाउंटिंग में हम परचेज अकाउंट के नाम से जानेंगे। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि अगर हम शर्ट्स बनाते हैं, तो जब हम क्लोथ परचेज करेंगे शर्ट बनाने के लिए, तो क्लोथ वुड बी अवर परचेज विच वुड बी नोन बाय वर्ड परचेज अकाउंट फॉर अकाउंटिंग पर्पज। अकाउंटिंग में हम उसे परचेज अकाउंट के अंडर रखेंगे। ये अब अकाउंट क्या होता है ये हम समझेंगे आगे जाके, मैं आज नहीं उसको समझाऊंगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे। अब मैंने सेल का वर्ड भी कुछ हद तक परचेज में ही क्लियर कर दिया कि जब हम गुड्स को बेचते हैं, जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम व्यापार कर रहे हैं, तो उसको सेल अकाउंट के अंडर लिया जाता है। अगर हम किसी और चीज़ को बेचते हैं, मान लो बिल्डिंग बेच दी हमने, फर्नीचर की दुकान वाले ने बिल्डिंग बेच दी, शर्ट्स की दुकान वाले ने, जो शर्ट्स बना रहा है बंदा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसने बिल्डिंग सेल कर दी, तो उसको सेल अकाउंट के अंडर नहीं रखेगा। अकाउंटिंग में उसको सेल में सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रखना है जो शर्ट्स सेल करेगा वो, या अगर फर्नीचर वाला है वो फर्नीचर बेचेगा। आर्टिकल विच इज सोल्ड बाय द बिजनेसमैन आफ्टर परचेजिंग द सेम और आफ्टर रीप्रोसेसिंग द सेम, मतलब उसको रीप्रोसेस करना। कई बार उसको हम थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं, उसमें उसकी सर्विसेज ऐड कर लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के रूप में हमने कपड़ा परचेज कर लिया, क्या परचेज कर लिया? क्लोथ, कपड़ा। अब कपड़ा तो परचेज कर लिया, अब कपड़े को हम लोग प्रोसेस करके शर्ट बनाते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसकी सिलाई करते हैं, उसकी ओवरलॉकिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। तो सारे प्रोसेस को जो हम करते हैं वो सारा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो उसको हमने प्रोसेसिंग करा और उसको सेल कर दिया। ऑर्डिनरी कोर्स में हम लोग ये रोज़मर्रा में करते हैं, रोज ही करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो इसको सेल अकाउंट के अंडर रखा जाएगा। क्लियर हुआ? मज़ा आ रहा है? नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी बिजनेस की शुरू में पहुंच जाते हैं, कभी बिजनेस में मिडल में पहुंच जाते हैं। हम अप डाउन चल रहा है। इनके सभी के ना एक सिस्टमेटिक तरीके से लिंक बन जाएंगे जब हम अकाउंटिंग को करेंगे। अभी तो हम टर्म्स को समझ रहे हैं, क्या लिखा हो? बेसिक टर्म्स। हम बेसिक टर्म्स जो बार बार नाम हमारे पास आने वाले हैं उनको समझेंगे। चलो अभी नेक्स्ट बड़ा ही छोटा सा वर्ड, रूटीन का वर्ड, उसको देखने जा रहे हैं। रूटीन का वर्ड क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? अब ये तो एक बच्चा भी बता देगा, सर खर्चा करने को एक्सपेंस कहते हैं जी। अब इसमें नई बात क्या है? तो नई बात क्या है वही समझनी है। एनी अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेसमैन टू रन द बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको एक्सपेंस कहा जाता है। जो हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा कर रहे हैं उसको बिजनेस में एक्सपेंस कहा जाएगा। मतलब बिजनेसमैन ने अपने बेटे की फीस पे कर दी, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, इंस्टीट्यूट की ट्यूशन की फीस, कुछ भी पे कर दिया, वो एक्सपेंस नहीं है भाई। ये बताना चाहता हूं मैं, ये नहीं बताना चाहता कि एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता। एक्सपेंस का मतलब तो खर्चा ही है। जो आपको पता है वही मुझे पता है इसमें। हाँ, एक चीज़ अलग पता है कि जो पर्सनल हम खर्चे करेंगे उसको बिजनेस में एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। वो बिजनेस के लिए कुछ और होता है। क्या होता है? जब हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी तो मैं बता दूंगा, पर इतना जरूर याद रखना है कि उसको बिजनेस के अंदर हमने एक्सपेंस नहीं मानना। इतना तो आज क्लियर कर लो। बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में जो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हैं, सब बिजनेस के ऊपर किए गए खर्चे एक्सपेंस हैं। और जब बात आती है इनकम की तो आप कहोगे ला सर ये कौन सी नई बात है, ये तो हम सभी को पता ही है। बस इतना क्लियर करना चाहता हूँ भाई कि जो बिजनेस को पैसे मिलते हैं, जो बिजनेस पैसे कमाता है, वही सिर्फ हमारी इनकम है। अगर बिजनेसमैन कहीं से पर्सनली कुछ कमा के लेकर आए तो वो हमारी इनकम नहीं है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ये कैपिटल और ड्राइंग के टाइम पे भी मैंने समझाया था।
इन चीज़ों का मीनिंग है, इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। समय लग गया बहुत बढ़िया, नहीं समय लगा समझ लेंगे भाई, ये वर्ड्स बार बार आने वाले हैं, हम समझ लेंगे। जितना समय लग गया बहुत बढ़िया, नहीं समय लगा ना घबराओ, आगे बहुत कुछ है, तब समझ लेंगे। हमने एसेट्स करे थे, याद होगा। अब एसेट्स की बात जब भी हमारे पास आती है तो कई तरह के एसेट्स होते हैं। मैंने एसेट के साथ उस टाइम लिंक नहीं करा, बिकॉज उस टाइम पे मैं मेजर डेफिनेशंस कवर कर रहा था। अब मैं ब्रीफ में जा रहा हूँ, धीरे धीरे डिटेल में जा रहा हूँ। एसेट क्या था? एनी आइटम हैविंग अ वैल्यू ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेसमैन ने ओन्ड करी हुई है, जिसकी कोई वैल्यू है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ज़्यादा नहीं पार्ट्स कर रहा मैं, एक फिक्स्ड एक करंट। अब फिक्स एसेट क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है भैया, जो फिक्स्ड रहेगा वो फिक्स्ड है, जो हिलेगा नहीं। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट रिप्रेजेंट दोज विच हैव बीन परचेज्ड फॉर यूज इन लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। चलो एग्जांपल लेते हैं पहले तो। मान लो मेरा बिल्डिंग्स को बेचने और खरीदने का बिजनेस है। मैं बिल्डिंग्स परचेज करता हूँ, सेल कर देता हूँ। अब बिल्डिंग क्या है? क्या ये मेरा एसेट है या फिर मेरी गुड्स हैं? बोलो। गुड्स, क्योंकि मैं इसमें बिजनेस कर रहा हूं। इस केस में मैंने कार परचेज करी, वो मेरा एसेट है। तो पहले तो ये क्लियर कर लो भैया कि एसेट क्या है और गुड्स क्या है, कहीं मिक्स ना कर देना। तो चलो, अब फिक्स एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट्स हैं जिनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। लिखा है ना, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, बेचने के लिए नहीं खरीदा मैंने। हाँ, यूज़ करेंगे, यूज़ करने के टाइम तो हमारा मन नहीं था बेचने का, लेकिन एंड में जब वो हमारे लिए यूजेबल नहीं रहता तो बेचना ही है। लेकिन टारगेट तो नहीं है ना बेचना जब खरीदा। तो खरीदने के टाइम पर कोई ऐसा विचार नहीं कि हमने इसको खरीदा है कि प्रॉफिट कमा के बेच देंगे। तो इसलिए वो क्या है? देन इट्स अ फिक्स एसेट। दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर यूज इन लॉन्ग टर्म। मैंने इसे एक दो महीने के लिए नहीं खरीदा, मैंने इसके खरीदा है सालों तक रखने के लिए, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जितनी भी उसकी लाइफ है, लॉन्ग टर्म तक। दो कंडीशंस पूरी करो तो वो फिक्स एसेट है, नहीं करोगे तो वो कोई और एसेट है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। हम आगे जाके करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें मान लो मेरा बिल्डिंग का बिजनेस नहीं है, मेरा शर्ट्स का बिजनेस है, तो उस केस में मैंने लैंड परचेज कर ली, बिल्डिंग कर ली, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, तो ये सब फिक्स एसेट हो जाएंगे, बिकॉज ये बिजनेस को चलाने के लिए हम परचेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्या? करंट एसेट्स। जैसे मैंने बताया कि फिक्स एसेट के बाद अगला नाम आता है करंट एसेट्स का। अच्छा, इसको 3 नामों से जानते हैं, करंट, फ्लोटिंग, सर्कुलेटिंग। 3 तरह से इसको कहा जाता है, मीनिंग सेम ही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हम परचेज करते, पहले तो बड़ी क्लियर बात कर लो। पहले तो ये हमारा एसेट तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म नॉर्मली हम मैक्सिमम 1 ईयर मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वैसा कुछ हमारा जो सामान होता है, जो गुड्स होती हैं, उनको हम लोग एसेट कह देते हैं, करंट एसेट। दोज टेम्परेरली हेल्ड एसेट विच आर मेंट फॉर रीसेल और विच फ्रिक्वेंटली अंडरगो चेंजेस, जो चेंज होते रहते हैं मैक्सिमम विद इन अ ईयर, तो उसको हम करंट या फ्लोटिंग या सर्कुलेटिंग एसेट कह देते हैं। इसमें कैश आ जाता है, बैंक आ जाता है, डेटर्स आ जाते हैं, स्टॉक आ जाता है, बीआर आ जाता है, काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं लिक्विड और दूसरा कहते हैं नॉन लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड का मतलब है वो एसेट जो किसी भी टाइम पर हम विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम उसे कैश में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जो किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड है, और जो थोड़ा टाइम ले कैश में कन्वर्ट होने में वो नॉन लिक्विड है। मतलब कैश में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? जिसको हम कभी भी बेच के कैश ले आए,
अब कैश तो कैश ही है, उसको तो बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हमारे पास अवेलेबल ही होता है। इसके अलावा बैंक है, मतलब बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा है उसको कभी भी निकलवा लेंगे, वो कैश ही है। एक गोल्ड होता है, गोल्ड को भी हम कैश मान सकते हैं। तो ये सारे लिक्विड एसेट्स होते हैं बिकॉज ये इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश होते हैं। जो करंट एसेट हमारे रेडिली कन्वर्टेबल नहीं होते कैश में, मतलब जिसको कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, जैसे हमने लोगों से पैसे लेने हैं, लेने तो पैसे ही हैं बट इट विल टेक टाइम टू गेट मनी फ्रॉम देम, जिसमें हमारे डेटर्स आ जाते हैं। स्टॉक, मान लो हमारे पास जो हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, आफ्टर ऑल हमने उन्हें बेच ही देना है, बेचने के लिए रखा हो, बट वो ये तो नहीं कि आज हम सेल लगाएंगे तो आज ही माल बिक जाएगा। हो सकता है माल बिकने में 1 हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए। तो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, इसलिए उसको स्टॉक को नॉन लिक्विड एसेट कहा जाता है। तो 2 तरह के एसेट्स क्लियर हो गए आपको, जो लिक्विड और नॉन लिक्विड। ठीक है, अभी फिक्स एसेट भी क्लियर हो गया, करंट एसेट भी क्लियर हो गया। 2 ही तरह के मेजर एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग एसेट्स को फर्दर जो डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी माइनर सी हम कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस को, इसके बाद करंट लायबिलिटी के बाद समझेंगे। पहले हम करंट लायबिलिटी को समझ लेते हैं। करंट एसेट समझ लग गया। करंट एसेट का मतलब क्या था, जो शॉर्ट टर्म में हमने पैसे रिसीव करने हैं लोगों से, या जो एसेट हमारे शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से जो पेमेंट्स हमें शॉर्ट टर्म में देनी पड़ सकती हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हमें पैसे देने पड़ सकते हैं लोगों को, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। और जो पैसा हमें ज़्यादा पीरियड मिल जाता है देने के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह देते हैं। वही लिखा हुआ है, दोज लायबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड आउट ऑफ करंट एसेट विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अब ये नया वर्ड आ गया, इसको भी समझ लो। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है जिस पीरियड के हम अकाउंट्स बना रहे हैं। हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं हर साल 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। ये हमारे इंडिया का अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसमें करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, अब जो लोगों को पैसे देने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कई तरह के क्रेडिटर्स हो मिक्स, तो उसे सन्ड्री भी कह देते हैं साथ में। शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक से हमने पैसे लिए हैं उधार, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये भी समझ लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास आ गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मली सुनने में आता है कि हमारी एक प्रॉपर्टी है। अब हमारी है इसका मतलब क्या है कि हमने ओन्ड की हुई है, हमने पैसे देके खरीदी है। अब हमने जो सामान पैसे देके परचेज कर लिया, हमारा हो गया है, उस पर किसी और का होल्ड नहीं है, तो वो फ्री होल्ड है, मतलब उस पर किसी और का होल्ड नहीं है, हमारा होल्ड है, हम उसके ओनर हैं। तो इंडिया में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मली 2 तरह से मिलती हैं आपको, एक फ्री होल्ड, एक लीज होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब जिसको आपने परचेज कर लिया, हमेशा के लिए आपकी हो गई, और लीज होल्ड मीन्स जिसको आपने कुछ पीरियड के लिए टेक ओवर कर लिया, आफ्टर दैट पीरियड वो वापस चली जाएगी, उसको लीज होल्ड कह दिया जाता है। द प्रॉपर्टी विच इज़ फ्रीली ओन्ड बाय अस फॉर एवर इज नोन एज फ्री होल्ड। छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्लियर कर रहा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से एक फैसिलिटी ले ली कि आपका बैंक में जितना बैलेंस है आप उससे ज़्यादा पैसे बैंक से उधार ले सकते हो। अब मेरे बैंक में 1 लाख रुपए का बैलेंस है, तो बैंक ने मुझे फैसिलिटी दे दी कि आप 1 लाख रुपए का तो निकलवा ही सकते हो बैलेंस, ऑब्वियसली मेरे पैसे हैं, मैं निकलवा सकता हूँ। पर बैंक कहता है कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो 2 लाख रुपया और भी निकलवा सकते हो। अब मैंने 2 लाख निकलवाया नहीं, मैंने सिर्फ 1 लाख अपना निकलवा लिया, वो तो मेरा ही था। जो 2 लाख की मुझे बैंक ने फैसिलिटी दी निकलवाने की, उसमें से मैंने 50,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिए अपने बिजनेस यूज़ के लिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 2 लाख के 50,000। बैंक ने फैसिलिटी दी 2 लाख निकलवाने की, मैंने कितना निकलवाया 50,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। इट्स अ फैसिलिटी टेकन फ्रॉम बैंक टू विदड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबिलिटी इन द अकाउंट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बैंक। आजकल आप सुन ही रहे हो कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हो वो इसी रूप में मिलता है। ये बिज़नेस को चलाने के लिए ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट्स मिल जाती हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हो। इवन आजकल ये गवर्नमेंट जो दे रही है बिना सिक्योरिटी के दे रही है, ताकि आप लोग अपना बिजनेस बढ़ा पाओ।
तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बेसिक टर्म्स क्लियर होने के बाद आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।